विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ हम किसी इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। वो भारत देश जिस पर हम गर्व करते हैं। लेकिन हमारे देश में भी कई सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिसके हम हकदार थे। उन्हीं गलतियों में से एक भारत की सबसे बड़ी गलती थी वैज्ञानिक निम्बी नारायण को समझने की, जिन्हें भारत ने देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से निकले तब तक भारत की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बैंड बज चुकी थी। तो क्या है असली कहानी? कौन थे निम्बी नारायण और क्यों उनकी वजह से भारत आज 15 साल पीछे चल रहा है? आइए आज आपको बताते हैं एक ऐसे ही महान साइंटिस्ट की कहानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हमारे बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब फिल्मों में असलियत को बिना किसी फिल्टर के दिखाया जाए, और रॉकेटरी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें वैज्ञानिक निम्बी नारायण की जिंदगी से जुड़े वो किस्से लोगों को बताए जा रहे हैं जिसे सुनकर समझ नहीं आता कि खुशी मनाए कि हमारे भारत में इतने महान वैज्ञानिक हुए हैं, या फिर दुख मनाए कि वैज्ञानिकों को अफवाहों के चलते देशद्रोही करार दे दिया गया। हमारे लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो वैज्ञानिक भारत को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता था, जो वो उपलब्धियां 2014 में ही प्राप्त कर चुका था, उसे हमने पाने में 15 साल ज्यादा लगा दिए। भारत की एक इस छोटी सी गलती ने भारत के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। वरना दुनिया के सबसे इफेक्टिव स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आज पूरी दुनिया के सबसे टॉप लेवल के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती, जिसकी टक्कर डायरेक्ट नासा से होती। लेकिन नासा ये नहीं चाहता था और ना ही बाकी दुनिया के लोग, इसलिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रची कि भारत उसमें फंसता चला गया और आज भारत अपने समय से 15 साल पीछे है। दोस्तों, निम्बी नारायण वो शख्स हैं जिन्हें आज से पहले कोई नहीं जानता था। जब उनके ऊपर इल्जाम लगे तो उन्हें देशद्रोही घोषित करने वाले लोगों का तांता लग गया। लेकिन जब इन्होंने अपना सच साबित करने की कोशिश की तो इनके समर्थन के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। जिस महान वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता रहा। निम्बी नारायण को इंसाफ मिलने में 2 दशक से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया, क्योंकि अगर 1994 में ही उन्हें देशद्रोही घोषित करके जेल में ना डाला गया होता तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो बहुत पहले से ही टेक्नोलॉजी तैयार कर लेती, जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी हुआ करती है, जिसके बाद भारत दुनिया भर के बाकी देशों को कांटे की टक्कर दे पाता। पर ये बात आज से 40-50 साल पहले की है। तब परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा अलग थी। केवल 2 देश आपस में एक दूसरे से ऊपर उठने में लगे हुए थे, जिनमें से एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। जहां सबसे पहले रशिया ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं चांद पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना रहा था। अब बारी थी मंगल ग्रह तक सबसे पहले पहुंचने की, लेकिन उस दौरान हमारे भारत की स्पेस एजेंसी भी काफी मेहनत कर रही थी। उस समय मुश्किल ये थी कि भारत को तब स्पेस रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बहुत ही महंगे दामों पर भारत को चीजें बेचते थे। वहीं इन देशों को डर भी लगा रहता था कि अगर भारत उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर उनसे आगे निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो कई बार भारत को मना भी कर चुके थे चीजें बेचने के लिए। इन सब के बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और तब जाकर कहानी हमारे हीरो यानी कि निम्बी नारायण की शुरू होती है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले निम्बी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ। 5 बहनों के इकलौते भाई निम्बी नारायण के पिता नारियल का व्यापार करते थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे और स्कूल के दिनों में ही वो हमेशा टॉप किया करते थे। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और एक चीनी की मिल में काम में लग गए। पर रॉकेट उड़ाने वाला बंदा भला चीनी की मिल में कितने दिन तक टिक सकता था? हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में खोजबीन करने वाले निम्बी नारायण की मुलाकात 1966 के दौरान
विक्रम साराभाई से हुई, जो उस समय इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे। तब निम्बी नारायण रॉकेट के लिए प्ले लोड इंटीग्रेटर हुआ करते थे। साराभाई हमेशा से ये चाहते थे कि इसरो को ज्वाइन करने वाले लोग पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, इसलिए निम्बी नारायण ने एमटेक करने के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर साराभाई के प्रयासों से निम्बी नारायण को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रिपरेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। निम्बी की उपलब्धियों को देखते हुए नासा ने उन्हें अपने यहाँ काम करने का ऑफर भी दिया, लेकिन निम्बी नारायण एक सच्चे देशभक्त थे। नासा की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने अपने ज्ञान को अपने देश के हित में लगाने का फैसला किया और नासा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1970 के दशक में निम्बी ने भारत में फ्यूल रॉकेट टेक्निक की शुरुआत की, साथ ही वो भविष्य के लिए भी नई तकनीकों पर काम कर रहे थे। उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर भी तैयार कर दी थी। 90 के दशक में तो भारत स्वदेशी तकनीकों पर काम करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसी वक्त निम्बी नारायण ने क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने सरकार को भी ये भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के स्पेस मिशन बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की सरकार ने निम्बी नारायण को क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया। जाहिर सी बात है, अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्रायोजेनिक इंजन है क्या। तो आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं, जहां ये रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी से पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। तब रॉकेट का वजन भारी हो जाता था, जिसकी वजह से खर्चा कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के आ जाने से स्पेस प्रोजेक्ट काफी सस्ता और आसान हो गया। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन से ज्यादा पावर और ट्रस्ट प्रोडक्ट भी है। 90 के दशक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इसे तैयार कर चुके थे और हमारे भारत में निम्बी नारायण भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि भारत जल्दी ही इस टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लेगा। भारत काफी खुश था, लेकिन जब ये जानकारी अमेरिका और रशिया जैसे देशों तक पहुंची तो उनके सिर पर दुखों के बादल मंडराने लगे। दोनों ही देशों को डर लग रहा था कि अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया तो फिर भारत से अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर वो मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत भी भविष्य में उनके बराबर पहुंच सकता है। इसी डर से एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया जिसका खामियाजा भारत को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। साल 1994 के अक्टूबर महीने में केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव की मरियम रशीदा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त मरियम के पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन मिले, जिसके बाद ये आरोप लगा कि मरियम इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन को पाकिस्तान को बेचने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर निम्बी नारायण समेत 2 और वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के ऊपर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ ही दूसरे देशों को भी बेचने का आरोप लगा। गिरफ्तार हुई महिलाओं का कहना था कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर ये डिजाइन हासिल किए थे। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर निम्बी नारायण से पूछताछ शुरू की, लेकिन निम्बी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद कहा और ये भी कहा कि ये सारी चीजें उनके खिलाफ साजिश हो रही हैं ताकि भारत अपने मिशन में कामयाब ना हो सके। लेकिन उस समय उनकी किसी ने एक भी ना सुनी। बिना जांचे परखे पुलिस की कही बातों पर मीडिया ने भरोसा करके निम्बी नारायण को देश का गद्दार घोषित कर दिया और ये सब कुछ तब किया गया जब निम्बी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। निम्बी नारायण की गिरफ्तारी के कारण भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कई दशक पीछे चली गई और जो काम 1999 में ही हो जाता उसी काम को होने में 15 साल ज्यादा लग गए।
निम्बी नारायण अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर से उठा लिया गया और पूरे 50 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया। फिर अगले 2 सालों तक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा उन्हें टॉर्चर किया गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने सुसाइड करने का भी मन बना लिया था। लेकिन फिर 26 सालों के कड़े संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला। जब ये केस सीबीआई के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी जांच में निम्बी नारायण को निर्दोष घोषित कर दिया। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि भारत के इस प्रोग्राम को रोकने के लिए निम्बी नारायण को इन सारी चीजों में फंसाया गया था, जिसमें अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर हो गया तो अमेरिका को खतरा पहुंच सकता है, और इसी डर से इतनी बड़ी साजिश रची गई। लेकिन अब सच सबके सामने है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। निम्बी नारायण की पूरी कहानी आप उनके ऊपर बनी फिल्म रॉकेटरी में देख सकते हैं, जिसमें उनके जीवन का हर एक सच निचोड़कर बताया गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।